मनमोहन जी, जो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, अपने इकलौते बेटे को फोन लगाकर बोले, हेलो सुधीर बेटा, कैसे हो? कितने दिनों से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि फोन ही नहीं उठाते। पिताजी, आपसे कितनी बार कहा है कि आपके फोन का जवाब देने के अतिरिक्त मेरे पास और भी काम है। सुधीर ने चिढ़कर कहा। तो मनमोहन जी बोले, बेटा, वह सब मैं समझता हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ? मैं अपनी जगह परेशान हूँ। इस घर में मुझे अकेलापन काटने को दौड़ता है और मेरे घुटने का दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब और सहन नहीं होता। तुम कुछ दिन निकाल कर मेरे पास आ जाओ और मेरे घुटनों का इलाज करवा दो। पिताजी, इन फालतू के कामों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आप खुद जाकर डॉक्टर को दिखा दीजिए। बेटे की बात सुनकर मनमोहन जी हैरान रह गए और गुस्से से बोले, फालतू के काम? अपने पिता को डॉक्टर के पास ले जाना, बीमार पिता का इलाज करवाना, आज तुम्हें फालतू के काम लग रहे हैं? सुधीर, तुम शायद भूल रहे हो, जब तुम छोटे थे तब तुम्हें एक छींक भी आती थी तो मैं गांव के सारे वैद्य इकट्ठे कर लेता था। तुम्हारी माँ नहीं थी तो माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाते हुए तुम्हें भली भांति पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी। वह पैसे भी कम पड़ गए तो मैंने अपना वो मकान भी बेच दिया जिसे मैंने अपने लहू की एक एक बूंद से सींचा था और खुद किराए के मकान में रहा। आधी से ज्यादा मेरी पेंशन केवल घर के किराए में ही चली जाती थी, परंतु आज तक मैंने तुमसे शिकायत नहीं की थी। बोलते बोलते मनमोहन जी हांफने लगे। अपने पिता के मुंह से ये सब बातें सुनकर दौलत के चकाचौंध में डूबा हुआ सुधीर अचानक ज्वालामुखी के लावे की तरह फूट पड़ा। अगर अपने बेटे के लिए मकान बेचा भी था तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया था। यदि इतने एहसान आपने मुझ पर किए हैं तो उन्हें चुकाने का समय आ गया है। आज तक जितना पैसा मुझ पर आपने लगाया है उतनी रकम मैं आज ही आपके बैंक अकाउंट में डाल देता हूँ और आज तक आपने जितने भी एहसान मुझ पर किए हैं सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। मेरा और आपका हिसाब क्लियर हो जाएगा। ऐसा कहते हुए सुधीर ने फोन पटक दिया। अपने इकलौते बेटे के मुंह से ऐसी बेशर्मी भरी और जहर से भी कड़वी बातें सुनकर मनमोहन जी का सिर चकराने लगा। चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा। आंखों से आंसू अभी निकलने ही वाले थे कि उनकी नजर अपनी स्वर्गवासी पत्नी की तस्वीर की ओर गई। उसी समय उन्हें अपनी पत्नी द्वारा उसके अंतिम पलों में बोला गया एक वाक्य याद आया। सुनिए, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप अपनी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देंगे। ये वाक्य याद आते ही मनमोहन जी तुरंत अपने चेहरे पर फीकी सी हंसी लाते हुए बोले, नहीं मोहिनी, मैं रो नहीं रहा हूँ। तुम जहाँ भी हो खुश रहना। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और बड़े अच्छे से रह रहा हूँ। मनमोहन जी रायपुर के एक प्रतिष्ठित और अनुभवी शिक्षक रह चुके थे। जीवन में उतार चढ़ाव को झेलते हुए और कठिनाइयों से जूझते हुए उन्होंने कड़ी मेहनत करके ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत किया था। एक शिक्षक होते हुए भी उनका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता कि वह अपने शिष्यों को समाज के जिम्मेदार नागरिक बना सकें। लेकिन कहते हैं ना कि दिया खुद ही प्रकाश से वंचित रह जाता है। यही कहावत मनमोहन जी पर भी लागू होती थी। वह बिल्कुल नहीं जानते थे कि उनके जीवन में आगे क्या होने वाला है। मनमोहन जी का इकलौता बेटा सुधीर है। उनके धर्मपत्नी मोहिनी का निधन प्रसव पीड़ा के दौरान ही हो गया था। बेटे सुधीर के जन्म के साथ ही उनकी पत्नी स्वर्गवासी हो गई थी। गांव समाज के लोगों ने उनके बेटे सुधीर को अपशगुनी बताया, जो कि जन्म लेने के साथ ही अपनी मां को खा गया था। पत्नी के जाने का दुख तो मनमोहन जी को भी बहुत हुआ था, लेकिन उन्होंने सारी बातों को नकारते हुए अपने बेटे का बड़े खुले दिल से स्वागत किया था। गांव में ही रहते हुए उन्होंने शिक्षा दीक्षा के साथ साथ अपने पुत्र सुधीर का माँ की ममता और पिता की कर्तव्य परायणता के साथ पालन पोषण किया था। घर का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम भी वे अपने बेटे के प्रति प्रेम के वशीभूत होकर बड़े ही आराम से कर दिया करते थे। अपने हाथों का बना खाने का एक एक निवाला बड़े ही प्रेम के साथ अपने बेटे को खिलाया करते थे। पौष्टिक खाना खिलाने से लेकर रात की लोरियां सुनाने तक सारे काम वे स्वयं ही किया करते थे। रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने के लिए लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन मनमोहन जी ने उनकी एक न सुनी, क्योंकि वह भली भांति जानते थे कि दूसरी पत्नी उन्हें तो अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेगी,
लेकिन उनके बेटे को अपना बेटा समझकर कभी प्यार नहीं करेगी। अपने बेटे के बारे में सोचते हुए उन्होंने जीवन भर का अकेलापन भी स्वीकार कर लिया, परंतु सुधीर को उसकी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। मनमोहन जी के प्रयत्नों से सुधीर अपनी पढ़ाई में ऊंचे मुकाम हासिल करने लगा और अपने कस्बे का सबसे अव्वल दर्जे का छात्र बन गया। 12वीं के बोर्ड की परीक्षा सुधीर ने 98% अंकों के साथ उत्तीर्ण की। मनमोहन जी तो जैसे अपने जीवन के उस खुशी के पल को समेटे ना समेट पा रहे थे। खुशी के कारण उनकी आंखों में एक चमक आ गई थी। अब बारी थी जिंदगी के दूसरे पड़ाव की, जिसके लिए मनमोहन जी ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और सुधीर का एडमिशन दिल्ली के एक बहुत बड़े शिक्षण संस्थान में करवाया। ढलती उम्र की निराशा और जीवन में गहरी सन्नाटे के बावजूद उनके मन में ये उम्मीद थी कि उनका बेटा सुधीर अपने समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के साथ साथ ही सुधीर की भेंट एक लड़की सुधा से हुई, जो कि उसी के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत दोस्ती में बदल गई और वह दोस्ती प्यार में कब बदल गई उन दोनों को पता ही ना चला। इसके बाद सुधीर ने फैसला किया कि नौकरी लगते ही अपने पिता को सुधा के बारे में बता देगा। बहुत ही जल्दी देश की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी में उसे बढ़िया सैलरी पर एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। इस खुशी के साथ जब वह अपने पिता के पास लौटा तो उसके पिता हर बार की तरह उसके लिए पलके बिछाए बैठे थे। अब तक उसके दिल में दुनिया की चकाचौंध ने दस्तक दे दी थी। अब पैसा उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज बन गया था, जिसके सामने पिता का प्यार, समर्पण और त्याग छोटा पड़ने लगा था। लेकिन अभी कुछ बची खुची संवेदनाएं थी जिन्हें अपने पिता के साथ वह बांटना चाहता था, और लगे हाथ ही उसने सोचा कि पिताजी को सुधा के बारे में भी बताने का उचित समय है। जैसे ही उसने अपने पिता को इस बारे में बताया, उनके जीवन में तो मानो आनंद की हिलोरें पैदा हो गई। वे अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद ही सुधीर ने अपने पिता को सुधा से मिलवाया। सुधा से मिलने के पश्चात मनमोहन जी उसके आचार विचार से बहुत प्रभावित हुए। उसका व्यवहार, बातचीत का ढंग और सलीका उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। बहुत ही जल्दी दिल्ली में सुधीर ने अपने पिताजी और कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों की उपस्थिति में सुधा के साथ विवाह कर लिया और उसके बाद काम के सिलसिले में ही मुंबई चला गया। लेकिन सुधीर वहां जाकर वहीं का होकर रह गया और अपनी पत्नी के साथ मुंबई में ही सेटल हो गया। परंतु दूसरी ओर उम्र के इस पड़ाव में मनमोहन जी का अकेलापन अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। पहले तो सुधीर हर तीसरे चौथे दिन फोन कर लिया करता था, परंतु आज कई सप्ताह बीत जाने पर भी उसके फोन के घंटे सुनने के लिए मनमोहन जी के कान तरस गए थे। अक्सर कहा जाता है कि शादी के बाद बेटा बहू के कारण बदल गया, परंतु यहाँ उल्टा था। सुधा हर रोज शाम को मनमोहन जी को फोन लगाया करती थी और उनका हाल चाल जान लिया करती थी, और अपनी बहू सुधा के मुंह से 2 प्यार भरे बोल सुनकर मनमोहन जी का अकेलापन कुछ कम हो जाता था। परंतु वही अपने बेटे के व्यवहार से वह परेशान रह जाते थे। सुधा भी अपने पति सुधीर से इसी बात को लेकर झगड़ा करती रहती थी कि वह अपने काम में इतना व्यस्त हो गया है कि अपने पिता के लिए भी उसके पास समय नहीं है, परंतु उस पर तो केवल पैसा कमाने का भूत सवार था। अपनी पत्नी की बात सुनकर भी वह अनसुना कर देता था। अपने अध्यापक की नौकरी से तो मनमोहन जी रिटायर हो चुके थे। अपनी सारी जमा पूंजी और मकान तक वह अपने बेटे पर लगा चुके थे। घुटनों का दर्द और अकेलापन दिन बीतने के साथ साथ बढ़ता जा रहा था, जिस कारण उन्होंने आज अपने बेटे को फोन लगाया था। परंतु दूसरी ओर से जो जवाब सुधीर ने दिया था, उनका दिल अंदर तक दहल गया था। वे सोचने लगे कि आधुनिक के दलदल में फंसता उनका मूर्ख बेटा ये जान ही नहीं पाया कि ये एहसान नहीं था, बल्कि प्यार और अपनापन था उसके पिता का। वे जानते थे कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी की बुद्धिजीवी मानसिकता ने उनके बेटे का विवेक उससे छीन लिया है। उनकी बहू सुधा उनके अकेलेपन की व्यथा को भली भांति समझती थी, परंतु अपने पति के व्यवहार के समक्ष बेबस थी। इसी दौरान सुधा और सुधीर के घर मनमोहन जी की अगली पीढ़ी ने दस्तक दी और सुधीर का घर नन्हे मुन्ने की किलकारी से गूंज उठा। पोता होने की खबर सुनकर मनमोहन जी स्वयं को रोक ना पाए और अगले दिन अपने बेटे के घर पहुंच गए। अपने पोते से मिलकर उन्हें इतनी खुशी हुई
मानो उनके जीवन का सबसे अनमोल तोहफा उन्हें आज मिल गया हूँ। तभी तो कहा जाता है कि मूल से कई गुना प्यारा ब्याज होता है। अपने पोते को अपनी गोद में उठाकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वक्त 30 साल पीछे चला गया हो और उनका छोटा सुधीर उनके गोद में हो। नवजात के नामकरण का अधिकार सुधा ने मनमोहन जी को दिया और दादाजी ने उसका नाम कबीर रखा। उसके प्यारे से चेहरे को देखते हुए उनके मन में वात्सल्य उमड़ आया और आंखों में खुशी के आंसू आ गई। जब सुधा ने ये दृश्य देखा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि कई सालों के बाद उसने अपने ससुर जी को इतना खुश देखा था। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अब उसने ठान लिया था कि वह उनके चेहरे की इस मुस्कान को फीका नहीं पड़ने देगी और उन्हें अपने पोते से दूर कहीं नहीं जाने देगी। करीब एक सप्ताह अपने बेटे के घर गुजरने के बाद जब मनमोहन जी ने वापस जाने का सोचा तो सुधा ने अपने पति सुधीर से कहा, जी एक बात कहूँ, काफी समय बाद मैं पिताजी को हंसते हुए और मुस्कुराते हुए देखा है। अपने पोते को पाकर उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ गई है। दादा बनने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। तो मैं चाहती हूँ कि उनका ये चेहरा हमेशा यूं ही मुस्कुराता रहे, इसीलिए अब से वो भी हमारे साथ ही रहें तो कैसा रहेगा। सुधा ने ये बात इतनी विनम्रता और प्यार से कही कि सुधीर के पास मना करने का कोई कारण नहीं बचा। अब मनमोहन जी अपने बेटे के घर में मुंबई में ही रहने लगे। अपने पोते कबीर का साथ पाकर उनकी जिंदगी को मानो नए मायने मिल गए हों। नन्हे कबीर को भी अपने दादाजी का साथ बहुत भाता था। उनके गोद में आकर उसे एक अलग तरह की खुशी मिलती थी। समय पाकर सुधा अपने ससुर जी को घुटनों के एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट के पास लेकर गई और उनका अच्छे से इलाज करवाया, जिससे उनके घुटने अब धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। अब वह सही ढंग से चलने फिरने लगे थे। सुधा इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि मनमोहन जी को उनके घर में रहकर किसी तरह की तकलीफ ना हो। समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे कबीर बड़ा हो रहा था, अपने दादाजी के प्रति उसका प्रेम और प्रगाढ़ होता जा रहा था। लेकिन वहीं उनका अपना बेटा सुधीर धीरे धीरे उनसे पूर्ण रूप से कटता जा रहा था। मनमोहन जी का जोर जोर से खांसना, घर के किसी काम में बोलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। सुधीर के काम की व्यस्तता और चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही थी, जिस कारण वह एक रात शराब पीकर नशे में धुत होकर घर लौटा। मनमोहन जी को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। परंतु धीरे धीरे समय बीतने के साथ अब शराब पीकर लौटना सुधीर का हर रोज का काम बन गया था। अक्सर शराब के नशे में वह सुधा को भी गालियां देने लगा था। अब मनमोहन जी ने चुप बैठना उचित नहीं समझा और एक दिन उसे अपने पास बैठाकर समझाने लगे, देखो बेटा सुधीर, ये शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। इसने न जाने कितने घरों को उजाड़ कर रख दिया है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम रोज शराब पीकर घर आते हो। कल तो तुमने हद कर दी जब तुमने बहू को भी गालियां दी। तुम्हें शायद नहीं मालूम कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। तुम्हारा पारिवारिक जीवन और अधिक खराब हो, इससे पहले तुम संभल जाओ और नशे से दूर रहो। पिता ने ये बात बड़ी आत्मीयता और प्रेम से कही थी, लेकिन सुधीर को लगा कि जैसे उसके पिता की बातें उनकी चिंताएं केवल उसे ताना मारने, सताने और जताने के लिए हैं। न जाने क्यों वह अपने पिता के प्यार को पूरी तरह से भूल चुका था। अपने पिता द्वारा समझाए जाने पर सुधीर एकाएक भड़क उठा और बोला, पिताजी, आप मेरी जिंदगी में कोई दखल ना दें तो ही अच्छा है। मुझे मालूम है कि मुझे कैसे जीना है और कैसे रहना है और क्या खाना पीना है। मुझे ऐसे इंसान की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है जिसने अपने जीवन भर कोई तरक्की नहीं की। मेरी जिंदगी मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, आपके रूढ़िवादी ख्यालों के हिसाब से नहीं। इसीलिए अपनी नसीहत अपने पास रखिए। सुधीर की इन बातों से मनोहर लाल जी की आंखें आंसू से भर उठी, परंतु उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि अब तो उनके पास गांव वाला मकान भी नहीं था जहां वे अकेले रह पाते। उनकी बहू सुधा ने भी उनकी ओर देखा और उसके आंखों से भी आंसू बह निकले। बाद में उसने एकांत में अपने पति से बात करने की कोशिश भी की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सुधा को भी महसूस हो चुका था कि उसका पति अपनी तरक्की के नशे में इतना चूर है कि उसके सामने वह किसी को भी कुछ नहीं समझता। एक दिन बाद उसके मित्र का फोन आया कि आज रात उसके घर पर पार्टी है, परंतु सुधीर ने हैरानी से पूछा कि तुम तो घर पर पार्टी करते ही नहीं थे,
तुम्हारे पिताजी इस बात की इजाज़त नहीं देते थे। तो उसके दोस्त ने बताया, मैं अपने पिताजी को वृद्ध आश्रम में छोड़कर आ गया हूँ, क्योंकि वह मुझे स्वतंत्र जीवन नहीं जीने देते थे। उनके जाने के बाद मैं आराम से हूँ। अपने मित्र की बात सुधीर को बहुत पसंद आई, क्योंकि वो स्वयं भी अपने पिता की उपस्थिति में असहज महसूस कर रहा था। अब उसने भी मन ही मन तय कर लिया कि वह भी अपने पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ आएगा। लेकिन वृद्ध आश्रम भेजने की बात का सुधा ने विरोध किया। उसने दलील की कि कबीर को अपने दादाजी के साथ बहुत अच्छा लगता है, और फिर पिताजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। ये उनके आराम करने के दिन हैं, इसीलिए हमें उन्हें अपने पास रखकर उनका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सुधीर ने उसकी एक न सुनी और गुस्से में अपने पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ आया। उसने एक दादा को, उसके पोते और बहू को अपने पिता तुल्य आश्रय से दूर कर दिया और मनमोहन जी को पहुंचा दिया मुंबई के उस वृद्ध आश्रम में, जहां वृद्ध लोगों का वह आसरा था जिसे इंसान ने ही अपनी उम्मीदों को ठोकर मार कर बनाया था। जैसे ही मनमोहन जी वृद्ध आश्रम में बने कमरे में जाकर बैठे तो सामने दीवार पर कुछ लिखा था। शायद अपने बच्चों से सताए किसी बुजुर्ग ने लिख दिया होगा। उन्होंने गौर से देखा तो लिखा हुआ था, क्यों बोझ हो जाते हैं वह झुके हुए कंधे जिन पर बैठकर कभी तुम दुनिया देखा करते थे। पढ़ते ही मनमोहन जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उनकी सिसकियां उस चार दीवारी में ही सिमट कर रह गई। धीरे धीरे उन्होंने अपने मन को समझा लिया कि अब शायद यही उनकी किस्मत है। जिस समय मनमोहन जी वृद्ध आश्रम में गए थे, उस समय कबीर 7 साल का था। अपने दादा के वृद्ध आश्रम में भेजे जाने पर वह बहुत उदास था। रह रहकर उसके मन में अपने दादा के साथ बिताए गए मीठे पलों की याद उमड़ आती थी। उसे वो पल याद आता जब उसके दादाजी आंखों में आंसू लिए उसके घर के दहलीज को पार करके चले गए थे, परंतु उस समय वह विरोध करने की स्थिति में नहीं था। उधर मनमोहन जी अपने आप को उन बंद दीवारों के बीच में जीने का हौसला तो देते रहते, लेकिन इसी के साथ ही वह इसी चिंता में डूबे रहते कि न जाने वे जीवन में ऐसा कौन सा पाप कर बैठे हैं जिसका फल उन्हें ऐसे मिल रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब कबीर 16 साल का हो चुका था, और हर साल की तरह सुधा अपने बेटे को उसके जन्मदिन पर उसके दादा से मिलाने वृद्ध आश्रम ले गई, और वहां जाकर मनमोहन जी और अन्य बुजुर्गों के साथ उसने कबीर का जन्मदिन मनाया। मनमोहन जी और उनका पोता कबीर एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। वे आपस में मित्रों की तरह हंसी मजाक कर रहे थे, परंतु हमेशा की तरह अलग होते समय दोनों की आंखों में आंसू थे। अपने पोते से अलग होते ही मनमोहन जी के मन में फिर से असीमित सन्नाटा पसर जाता था। फिर से उन्हें अपनी जिंदगी नीरस लगने लगती थी, परंतु वे कर ही क्या सकते थे, क्योंकि जिस पौधे को उन्होंने अपने लहू से सींचकर पल्लवित किया था, आज वही पौधा वृक्ष बनकर उनसे मुंह मोड़ चुका था। इधर कबीर ने भी महसूस किया कि उसके दादाजी अब बहुत कमजोर पड़ चुके थे, इसीलिए वह अंदर ही अंदर अपने दादाजी की देखभाल न करने की ग्लानि से भर उठता था। एक प्राचीन कहावत है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। देखते ही देखते समय का चक्कर बदला और एक दिन कबीर महज 16 साल की उम्र में ही बियर की बोतल चढ़ाए नशे में धुत शाम को पार्टी से घर लौटा। अचानक इस घटना से सुधीर के अंदर का पिता जाग उठा और एक सामान्य भारतीय पिता की तरह उसने भी अपने बेटे कबीर से प्रश्न किया, क्या तुम्हारी उम्र है नशा करने की? तुम्हें शर्म नहीं आई इस उम्र में नशे में धुत होकर अपने पिता के सामने खड़े हो? गुस्से में सुधीर ने पूछा, तो जो जवाब उसे अपने बेटे कबीर से मिला उसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। कबीर ने कहा, इट्स माई लाइफ माई रूल्स। मेरी जिंदगी मुझे अपने तरीके से जीनी है, आप भी तो ऐसे जीते हो। क्या आपने कभी दादाजी की बात सुनी थी? तो फिर मैं आपकी बात क्यों सुनूं? फिर क्या था? सुधीर ने एक जोरदार थप्पड़ अपने बेटे को जड़ दिया, लेकिन कुछ होने वाला नहीं था। आज सुधीर की खुद की गलतियां ही उसके सामने उसे नीचा दिखा रही थी। अंदर ही अंदर उसे एहसास होने लगा कि जिस वृद्ध आश्रम में उसके पिता मन मार कर जी रहे हैं, वही वृद्ध आश्रम अब उसका भी इंतजार कर रहा है। कुछ सालों के बाद वह भी अपने पिता के स्थान पर होगा। उसका अतीत उसके सामने आने लगा। अपने पिता की जिन चीखों और सिसकियों को उसने अपने नशे में चूर होकर हमेशा नजरअंदाज किया, आज उसके अपने बेटे की हरकतें उसे वह सब याद दिला रही थी। सुधीर तिल मिला उठा था।
उधर सुधा ने जब अपने पति को गुस्से में तिल मिलाए देखा तो आकर बोली, यदि आपने बबूल का बीज लगाया है तो आप आम की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसा कर्म आपने किया है फल तो वैसा ही मिलना था। पत्नी और बेटे की बातें सुनकर सुधीर के सामने उसके अतीत के पन्ने खुलने लगे, जो उसे एहसास करा रहे थे कि उसने पैसा तो बहुत कमाया, नहीं कमा सका तो केवल अपने पिता का प्यार। जिस पिता ने उस पर अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, उसी पिता को उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में वृद्ध आश्रम की चार दीवारी में तड़पने के लिए छोड़ दिया। आज ना तो वह अपनी पत्नी का रहा और ना बेटे का और ना ही पिता का। रात बीत गई थी, सब लोग सो चुके थे, परंतु सुधीर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज तक उसने जो किया था और उसके साथ आज जो हुआ था, उसके बारे में सोच सोच कर उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अगले दिन सुबह जब सुधा सोकर उठी तो वह देखकर हैरान थी कि सुधीर नहा धोकर तैयार खड़ा था। उसने सुधा और अपने बेटे कबीर को भी तैयार होकर उसके साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि वह लोग कहाँ जा रहे हैं। आधे घंटे का सफर तय करने के बाद सुधीर ने गाड़ी रोकी तो सुधा और कबीर देखकर हैरान थे कि उनकी गाड़ी उसी वृद्ध आश्रम के सामने खड़ी थी जिसमें मनमोहन जी रह रहे थे। सुधा और कबीर अभी गाड़ी से बाहर निकल ही रहे थे कि सुधीर तेज कदमों से वृद्ध आश्रम में चला गया और सामने देखा कि एक वृद्ध जन लाठी का सहारा लेकर लड़खड़ाते कदमों के साथ आंगन में टहल रहे थे। उन्हें देखकर उसे ऐसा लगा मानो उस बुजुर्ग व्यक्ति का खून कब से सूख चुका हो। चेहरे पर झुर्रियों का एक जाल था, सिकुड़ी हुई हड्डियां मांस से बाहर निकल रही थी। अपने पिता के बारे में पूछने के लिए सुधीर उनकी ओर गया। पास जाकर वो बोला, सुनिए, क्या आप जानते हैं मनमोहन जी कहाँ मिलेंगे? लेकिन जैसे ही उस बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर उसके ओर देखा तो सुधीर का शरीर कांप उठा। वह सन्न रह गया था क्योंकि वह बुजुर्ग और कोई नहीं बल्कि उसके पिता मनमोहन जी ही थे। पिता को इस हालत में देखते ही उसका मन आत्मग्लानि से भर उठा। आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए तुरंत उनके पैरों में गिर गया और बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती नहीं, गुनाह हो गया है, एक बहुत बड़ा गुनाह, जिसकी जितनी भी सजा मुझे दी जाए उतनी कम है। मैं जानता हूँ कि मेरा ये गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं है, परंतु फिर भी मुझे प्रायश्चित का एक मौका, केवल एक मौका दे दीजिए। मेरे कारण आपने उम्र भर जितना दुख सहा है उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। मुझे अपनी सेवा का एक मौका दे दीजिए। मैं बाकी की जिंदगी आपके आशीर्वाद की ठंडी छाया में गुजारना चाहता हूँ। कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा। मनमोहन जी ने कांपते हाथों से उसे उठाया और भाव विभोर होकर उसे अपने गले से लगा लिया। दोनों ओर आंसुओं की धारा अनवरत रूप से बहते जा रही थी। उधर यह मार्मिक दृश्य देखकर कबीर रोते हुए अपनी माँ के गले लग पड़ा और बोला, माँ, आपको दिल से सलूट। यदि आपने मुझे उस दिन दादाजी को वापस लाने के लिए पापा को सबक सिखाने का आइडिया न दिया होता तो आज ये सब मुमकिन ना होता। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो और सबसे अच्छी बेटी। आई एम प्राउड ऑफ यू मॉम। दरअसल कबीर उस रात शराब पीकर नहीं आया था, बल्कि वह सारी घटना सुधीर को सबक सिखाने के लिए सुधा और उसके बेटे कबीर का एक सोचा समझा नाटक था, जिसके चलते आज सुधीर सही रास्ते पर आ चुका था। बहू की कोशिशों के कारण ही आज एक बूढ़े पिता को वह सुकून और सम्मान मिल रहा था जिसके वह हकदार थे। सुधा ने आज साबित कर दिया था कि यदि एक बहू चाहे तो अपने परिवार को अपने प्रेम के धागे से मोतियों की तरह पिरो कर रख सकती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।